डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक का मैथमेटिकल मेथड्स। नाउ इन दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी इन योर टेक्स्ट बुक इट इज़ गिवन दैट कैन यू रिकॉल। आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि कैन यू रिकॉल, मतलब कि आपने जो पहले स्टडी किया हुआ है उसको फिर से आपको उसके कुछ आंसर्स देने हैं। ये सारी चीज़ों का स्टडी आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? यू नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जो हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। What is the difference between scalar and vector? स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एलोन। मतलब स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। But vector quantities are those physical quantities which can be expressed completely by its magnitude as well as its direction। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो पड़ती ही है, इसके साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये डिफरेंस हो गया स्केलर और वेक्टर में। यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर एंड वेक्टर्स। इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज़ दी गई हैं, तकरीबन 7 क्वांटिटीज़ दी गई हैं। इन क्वांटिटीज़ में आपको ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। वह क्वांटिटी स्केलर होगी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जाएगी, और वह क्वांटिटी वेक्टर होगी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहला जो क्वांटिटी है दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? नाउ हियर आई एम गिविंग ए सिंपल एग्जाम्पल। Suppose that any person is at point A। कोई पर्सन है जो A पॉइंट पर है और वह A से सीधा पॉइंट B पे आ जाता है, और इस पॉइंट B से मूव करके वह पॉइंट C पे आ जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A से सीधा C तक का। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया? A पोजीशन पे स्टार्टिंग में था पर्सन और वो आ गया C पोजीशन पे, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा A से C तक, और डायरेक्शन क्या होगा? A से डायरेक्टेड फ्रॉम A टू C, मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसमें दोनों ही चीज़ें आ गई, एक तो मैग्नीट्यूड आ गया और दूसरा डायरेक्शन भी आ गया। इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरी क्वांटिटी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको हम इसी एग्जाम्पल से लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो हमने दिया, सपोज दैट ए पर्सन इज इनिशियली एट पॉइंट A एंड मूविंग फ्रॉम A टू B, और A से B तक जाने में उसने कुल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 100 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर। और वही पर्सन B पे आके B से C तक आ गया और यहाँ 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यह पर्सन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो total distance traveled will be 100 meter plus
50 मीटर, तो दिस विल बी इक्वल टू 150 मीटर। जबकि हमने पहले एग्जाम्पल दिया था ये डिस्टेंस तो 150 मीटर हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर नहीं होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 100 मीटर प्लस 50 मीटर, तो दैट विल बी 150 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं होगा। दिस विल बी स्केलर क्वांटिटी। अब थर्ड क्वांटिटी है velocity. You know that. What is the definition of velocity? Rate of change of displacement with time is called velocity. तो आप यहाँ लिख सकते हो velocity is equal to displacement upon time. Velocity vector quantity है. Velocity is a vector quantity. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम क्या होगा? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और स्पीड क्या होगा? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या होगा? वेक्टर होगा या स्केलर होगा? फोर्स वेक्टर होगा। वेक्टर क्यों होगा? फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इस ऑब्जेक्ट पे हमने कुछ अप्लाई किया, और हमने क्या अप्लाई किया? एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई किया। जो हमने अप्लाई किया इसी को हम फोर्स कहेंगे, और यह फोर्स क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है जिस डायरेक्शन में इस क्वांटिटी को हम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम किसी हाइट से उसको छोड़ते हैं, इस हाइट से हमने छोड़ दिया, तो ये कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे क्यों गिरेगा? इसलिए कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है और एक फोर्स से खींच रही है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है और इसलिए यह नीचे की तरफ गिरता है। जिस डायरेक्शन में अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है उसी डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। इसलिए फोर्स क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट वर्क डन। वर्क डन, वर्क कौन सी क्वांटिटी होगी? वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। यू नो दैट द फार्मूला टू फाइंड द वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दोनों ही क्वांटिटीज वेक्टर हैं। फोर्स भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो आगे इसी टॉपिक में आप स्टडी करेंगे कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह स्केलर होता है। यहाँ पे हम सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो वर्क डन है यह स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और सेवेंथ क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए कि इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। Now vector analysis. In previous chapter you have studied different aspects of physical quantities like their division into fundamental and derived quantities and their units and dimensions. You also need to understand that all physical quantities may not be fully described by their magnitudes and units alone. मतलब कि पिछले टॉपिक में आपने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और वहाँ पे हमने ये कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला था फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड टाइप था डेराइव्ड क्वांटिटी। इन क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस करने के लिए
एक यूनिट का यूज किया था और इन क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड किया था। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। इन क्वांटिटीज़ को हमने क्या स्टडी किया था कि कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस किया था मैग्नीट्यूड और यूनिट से। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर यह मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये बना हुआ है एक नंबर से और एक यूनिट से, तो इसलिए हमने 10 मीटर इसको बोला। मतलब 1 मीटर को 10 टाइम्स जब आप मेज़र करोगे तो ये 10 मीटर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसी तरह से 10 kg मास है, मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट है kg, उससे 10 टाइम्स जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा 10 kg। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूनिट से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे क्या हम सभी क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा किसी को कि गो इन द मार्केट एंड ब्रिंग द राइस। आप मार्केट में जाओ और राइस खरीद के लाओ। तो क्या यह इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं है कंप्लीट। इसलिए कि वो मार्केट जाएगा तो कितना राइस लाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर हमने ये कहा कि गो इन द मार्केट एंड ब्रिंग 10 kg ऑफ राइस, 10 kg ऑफ राइस, तो मार्केट में जाने के बाद वो राइस कितना लेगा? 10 kg। तो ये जो 10 kg है यही मैग्नीट्यूड है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। मार्केट में जाने के बाद से वह 10 kg राइस लाएगा। नाउ इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। अगर हमने ये कहा कि कपड़ा खरीदना है तो क्वेश्चन होगा कितना और कितना, मतलब यही मैग्नीट्यूड आएगा। कितना? हमने कहा कि 5 मीटर, 5 मीटर, तो यह मीटर के 5 टाइम्स है। मीटर इसका यूनिट है और उसके 5 टाइम्स, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट है। इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट, यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म। तो देयरफॉर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed only by the magnitude are one type of quantity and those quantities known as scalar quantity। और कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा किसी अननोन पर्सन से डिस्टेंस, उसको महाट जाना है, किसी आदमी को जो महाट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, और यहाँ से सपोज दैट कि महाट का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। हमने ये कहा कि आप 7 किलोमीटर जाओ, महाट पहुँच जाओगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है? यहाँ से महाट जाना है और महाट का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 7 किलोमीटर है। लेकिन हमने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दिया कि आप 7 किलोमीटर जाओ, आप महाट पहुँच जाओगे, और उसने इधर 7 किलोमीटर चला गया, तो क्या वो महाट पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। वो इधर 7 किलोमीटर चला गया, तो क्या वो महाट पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। मतलब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। हमें ये बोलना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना चाहिए कि इस डायरेक्शन में आप 7 किलोमीटर जाओ, आप महाट पहुँच जाओगे। वो हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन में क्या छूट गया? डायरेक्शन नहीं दिया। मैग्नीट्यूड दिया, मैग्नीट्यूड कितना है? 7 किलोमीटर, लेकिन हमने डायरेक्शन नहीं दिया। तो इस तरह के क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन भी देना चाहिए। तो इस तरह से क्वांटिटीज़ दो तरह के होते हैं जो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। तो नाउ
स्केलर, इसको हम स्केलर्स भी बोलते हैं, और सेकेंड टाइप के जो क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्केलर की स्टडी करेंगे। स्केलर किसको बोलते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एलोन, मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ, तो लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ क्या लगेगा? लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लगेगा। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। हाइट हमने बोल दिया, हाइट को भी एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। रेडियस है, डायमीटर है, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी है, एनर्जी इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसके बाद से डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी। वर्क, दिस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और सेकेंड टाइप का जो क्वांटिटी होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स। वेक्टर्स the physical quantities which need magnitude as well as direction for their complete description are called vectors। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज: डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एटसेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को पहले ही हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट आप किसको बोलोगे? ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, यह ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पे आया, बी से सी पॉइंट पे आया, सी से डी पॉइंट पे आया और डी से फिर से ए पॉइंट पे आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पोजीशन। और स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन क्या होता है? स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन की तरफ डायरेक्शन होता है। यहाँ आप ये देख रहे हो कि इनिशियल पोजीशन जहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जहाँ से हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो इनिशियल पोजीशन ए पे था, फिर घूम के ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे आ गया, तो जो नेट स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पोजीशन के बीच का डिस्टेंस 0 है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। अगर इसको हम ऐसे लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से कहाँ आया? बी पे आया, बी से कहाँ गया? सी पे गया और सी से डी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा? ए टू डी, दिस इज अ डायरेक्शन, देयरफॉर दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
और फोर्स है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलेंगे जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक लाइन ड्रा करते हैं और इस लाइन को एक प्रॉपर स्केल से मेजर किया जाता है। जिसे मान लो कि कोई वेक्टर है, फोर्स है जो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 10 सेंटीमीटर। और हमने सपोज क्या किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 10 सेंटीमीटर कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी इज 10 न्यूटन। और इस मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करेगा यह लाइन की लेंथ। लेकिन यह वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी है। तो जो डायरेक्शन आएगा उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यह रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। इफ दिस इज ए बी, तो इस वेक्टर को हम एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर ए बी। सिंगल कैपिटल लेटर से भी किसी वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है ए, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे और ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? इस लाइन की लंबाई को एक प्रॉपर स्केल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। इसमें एक टेल है और एक हेड है। तो हेड जहाँ पे एरो लगा है इसको हम हेड बोलेंगे, और जहाँ पे एरो नहीं है इसको टेल बोलेंगे। तो दिस इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। Now here the magnitude of this vector A, इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैग्नीट्यूड के लिए इसके ऊपर से एरो हटा देंगे, या इसका मैग्नीट्यूड होगा। या एक तरीका ये भी है कि इसको दो पैरेलल लाइन के बीच में इनक्लोज कर लेंगे। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना है तो ए बी विदाउट एरो लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। या फिर ए बी इसको लार्ज दो लाइन के बीच में इनक्लोज करेंगे, जिसको मैग्नीट्यूड का साइन कहा जाता है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि किसी वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।